हेलो डियर। तो यहाँ पे मैं आप सभी के बीच में लेकर आ चुका हूँ अपने क्यूज नंबर 2। तो आज ये क्यूज नंबर 2 है। इससे पहले अगर आप क्यूज नंबर 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक दिन हिंदी में क्यूज और एक दिन इंग्लिश में क्यूज, यानी महीने के पूरे 30 दिन में 15 आपको क्यूज मिलेगा इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश वाले जो हो उनको भी चीज़ें क्लियर हो और जो हिंदी वाले हैं उनको भी हिंदी में क्लियर हो। कंटिन्यू चलेगा, आप डेली आकर यहाँ पे अब हिंदी वाले इंग्लिश में, हिंदी दोनों में देखेंगे, दोनों लैंग्वेज में देखिए ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो, एग्जाम में दोनों में समझने में अच्छा रहेगा। ओके, नर्सिंग क्यूज का यह वीडियो नंबर 2 है। डेली हम 20 क्वेश्चन करते हैं, सुबह 6 बजे यह आपको डलेगा डेली प्रतिदिन। आप आकर बिल्कुल किसी भी समय देख सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि आप 20 में कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न अपने सामने में है कि सीरम हेपेटाइटिस को निम्न नामों से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से सीरम हेपेटाइटिस को कौन से एक नाम है जिसको जाना जाता है? हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस है जिसे हम लोग सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैं बता दूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी जो है वह आपके सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मैं आपको कुछ समय दूंगा, जब तक मैं आपको प्रश्न आपको पढ़ के समझा देता हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन आप देख लेते हैं, तो आप उनमें से एक जवाब दीजिए। जब तक मैं इसका आंसर दूँ, चारों ऑप्शन पर हूँ, तब तक आप जवाब कमेंट में देना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका जवाब ए होगा। अगर नहीं आ रहा है, आप देखने का वेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, देखिए प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें नहीं आए उससे सीखना चाहिए, सीखने में कोई जो है लाज शर्म नहीं है। अगर नहीं आता है, आप इग्नोर करते हैं, तब दिक्कत है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना यहाँ पे दूसरा नंबर का, एक न्यूरोलॉजिकल विकार जिसमें रोगी के चेहरे पर मास्क जैसा भाव होता है और वह घूरता रहता है, उसे निम्न नामों से जानते हैं। कह रहा है कि एक ऐसे तंत्रिकीय विकार जिसमें व्यक्ति के जो फेस होता है एज ए मास्क के तरह बन जाता है और वह व्यक्ति घूरते रहता है, और उससे किस नाम से जानते हैं? वह कौन से विकार है? माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर रोग, हंटिंगटन कोरिया, पार्किंसन रोग। तो इनमें से बताना है कौन सा वह न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें व्यक्ति का फेस मास्क के समान हो जाता है और वह घूरते रहता है किसी चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपने, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, पार्किंसंस रोग। तीसरा प्रश्न है, सीरा में थक्के बनने को निम्न नाम से जानते हैं। जो थक्का बनता है, क्लॉटिंग जो बनता है सीरा में, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? देख लीजिए यहाँ पे, थ्रोम्बोसिस है, ऑप्शन यूनिरिज्म है, सी में एथेरोस्क्लेरोसिस है, डी में एस्केमिया है। तो आपको अगर पता है बताइए कि इनमें से कौन सा सीरा में थक्का बनने को नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सीरा में थक्का बनने को जो है हम लोग थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है असमान गर्भ अवस्था जिसमें गर्भधारण गर्भाशय गुहा के बाहर प्रत्यारोपित होता है। आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर भी आप लोग जान लीजिए। एक ऐसा गर्भावस्था जिसमें गर्भधारण गर्भाशय यूट्रस के बाहर प्रत्यारोपित होता है, वह कौन सा गर्भावस्था होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, एंटीनेंटल ब्लीडिंग एंड गर्भपात एवर्सन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर अपना ए होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रेगनेंसी है जहाँ पे जो मेल और फीमेल के जो निषेचन के बाद जो प्रोडक्ट आरोपित होता है वह यूट्रस के बाहर होता है, जबकि होना कहाँ चाहिए? यूट्रस में। तो इसीलिए इसे असमान गर्भावस्था कहा गया। ऑप्शन ए राइट। ओके, आगे है 5 नंबर है। ये सभी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी स्टेट के नर्सिंग एग्जाम के लिए या सेंट्रल लेवल के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग समझ गए। कहता है जीवन के पहले 36 घंटे के भीतर मिकोनियम पास न कर पाना, पेट में सूजन, खराब भोजन और खाली मलाशय निम्नलिखित के लक्षण हैं। कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे यही है, कह रहा है कि पेट जीवन के मतलब बच्चा जन्म लिया उसके पहले जो 36 घंटा है
उसके पहले 36 घंटा में मिकोनियम, चूँकि मिकोनियम जानते हैं प्रथम मल को कहा जाता है, और यह प्रथम मल प्रथम 36 घंटे पास नहीं कर पाता है तो पेट में सूजन, खराब भोजन और खाली मलाशय निम्नलिखित के लक्षण हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ के लक्षण हैं आपको पता होना चाहिए। हर्षप्रंग रोग, एपेंडिसाइटिस, कुअवशोषण, पेरिटोनाइटिस। हर्षप्रंग एक डिजीज होता है, एपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स का, कुअवशोषण मतलब भोजन सही से नहीं अवशोषण हो पाता है, पेरिटोनाइटिस। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हर्षप्रंग डिजीज। हर्षप्रंग डिजीज में मिकोनियम जो है पास नहीं कर पाता है, मलाशय खाली रहता है, पेट में सूजन टाइप के और ख़राब भोजन जो है, ये सब आपके हर्षप्रंग डिजीज। ऑप्शन नंबर ए राइट। ओके, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सीखने वाले प्रश्न हैं। लड़कियों में 8 वर्ष की आयु से पहले यौवन की शुरुआत को क्या कहा जाता है? कहता है कि लड़कियां में 8 वर्ष की आयु से पहले अगर प्यूबर्टी शुरुआत हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? थेलार्चे कहते हैं, मेनार्चे कहते हैं, विलंबित यौवन कहते हैं, समय से पहले यौवन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग समय से पहले प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बातें को समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, अपने सामने है, देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा स्थिति जिसमें फुफ्फुसीय धमनी यानी समझ रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी और औरोटा के बीच संबंध होता है? कहता है इनमें से कौन सा क्लिनिकल कंडीशन है जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी यानी फेफड़ा का धमनी और औरोटा के बीच डायरेक्ट संबंध होता है? ठीक है, किस में बताना है? ओके, देखिए, पेटेंट डक्टस आर्टोरियस, महावाहिकियाओं का स्थानांतरण, एट्रियल सेप्टल दोष, ठीक है, एंट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दोष। ठीक है, तो ये जो फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के बीच संबंध होता है वह आपके पेटेंट डक्टस आर्टरियस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिलेशन होता है पल्मोनरी आर्टरी और औरोटा के बीच, तो वह होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियस। ठीक है, 8वां नंबर का प्रश्न है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षक प्रशिक्षण और संकाय विकास तकनीक में शिक्षक 5 से 10 विद्यार्थियों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है? अब यह आपका हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हेल्थ एजुकेशन में शिक्षक जो होते हैं ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं टेक्निकल के द्वारा, तो उसमें 5 से 10 स्टूडेंट है, 5 से 10 स्टूडेंट को एक साथ 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं, वह कौन से विधि का उपयोग करके? ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, किस तकनीक का उपयोग करके? तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, व्याख्या, रोल प्ले, माइक्रो टीचिंग, संगोष्ठी। तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग 5 से 10 मिनट तक पढ़ाना मतलब छोटा टीचिंग। ठीक है, 5 से 10 विद्यार्थियों को एक साथ होकर पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देख लीजिए 9वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्पाइनल सब आर्केनॉइड स्पेस में कंट्रास्ट मीडिया की शुरुआत के बाद स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कैनल की एक्सरे जांच को कहा जाता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पाइनल सब आर्केनॉइड स्पेस, आपको पता है कि जो आपके बैक साइड से जो रीढ़ की हड्डी में जो सुई चुभ होते हैं, हम लोग स्पाइनल में जो इंजेक्शन देते हैं वह इसी स्पाइनल सब आर्केनॉइड स्पेस में देते हैं। ठीक है, इसमें कंट्रास्ट मीडिया की शुरुआत के बाद, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रा कैनल की एक्सरे जांच को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक कंट्रास्ट होता है जो इमेज को और ज़्यादा बढ़िया क्लियर करता है। तो अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रा का एक्सरे को जांच लेना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे इकोएन्सेफ्लोग्राफी, माइलोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर माइलोग्राफी होगा। माइलोग्राफी में स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रा कैनल के एक्सरे को जांच को हम लोग माइलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
10 नंबर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। दूसरों से मूल्य और सम्मान पाने की मानवीय आवश्यकता को क्या कहते हैं? अब आप लोग को पता होगा, यह साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कहता है किसी दूसरे व्यक्ति से मूल्य और सम्मान पाने के जो मानवीय नीड होता है, आवश्यकता होता है, जैसे आप चाहते हैं कि हमें कोई रिस्पेक्ट करे, सम्मान दे, तो यह लोगों का एक आवश्यकता होता है। तो यह किस प्रकार की आवश्यकता, इसे क्या कहा जाता है? दूसरों से मूल्य और सम्मान पाने की मानवीय आवश्यकताओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, उत्तेजना की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। तो इस प्रकार के जो आवश्यकता होता है वह रिस्पेक्ट, सम्मान की आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 11 नंबर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कहता है 11 नंबर, माय डियर, बहुत ही बढ़िया है कि एक व्यक्ति जो सांस लेने में असमर्थ है उसे निम्नलिखित के सहारे की आवश्यकता होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो सांस लेने में असमर्थ हो, ठीक है ना, तो उसको किस चीज़ की सहारा होगी? इन 4 ऑप्शनों में, पेसमेकर, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर एंड उसके बाद है स्पाइरोमीटर। इन 4 में से बताना है, पेसमेकर, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, स्पाइरोमीटर। इन चारों में से एक व्यक्ति जो सांस लेने में असमर्थ है उनको किन चीज़ों की सहारे की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन नंबर जो है वह सी, वेंटिलेटर इज द राइट आंसर। ठीक है, वेंटिलेटर से हम व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन है, मनोचिकित्सा समूह जिसमें समूह के सभी सदस्य एक ही समय में समूह में शामिल होते हैं और उनकी एक निश्चित सदस्यता होती है, उसे कहा जाता है। बहुत अच्छा है, सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहता है मनोचिकित्सा समूह जिसमें समूह के सभी सदस्य, मतलब जितने भी समूह में मेंबर है वह एक ही समय में जो है समूह में शामिल होते हैं और उनकी एक निश्चित सदस्यता होती है, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे जो है हम जो कहेंगे वह बंद समूह कहते हैं। ठीक है, बंद, क्लोज। यह जो होता है सभी सदस्य एक ही जगह पर आकर मिल जाता है, सभी सदस्य एक ही निश्चित सदस्यता ले लेता है, तो उसे बंद कहते हैं। ठीक है, आगे है 13 नंबर का, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपूर्ण मानवीय आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए रोगी डेटा का व्यवस्थित संग्रह है। कहता है अपूर्व, ठीक है ना, अपूर्ण मानवीय आवश्यकता की पहचान, मतलब क्या क्या व्यक्ति को आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता क्या क्या है, इन आवश्यकताओं को कैसे पता करना है? तो रोगी के डेटा जो व्यवस्थित संग्रह किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण मानवीय आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए रोगी डेटा का व्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए तो नर्सिंग निदान, नर्सिंग हस्तक्षेप, नर्सिंग मूल्यांकन और नर्सिंग मूल्यांकन, दोनों यहाँ पे राइट ही हैं। ठीक है ना, दोनों यही दे दिया है, बाकी समझ लीजिए। यहाँ पे यह बी का है और सी यहाँ पे होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे नर्सिंग मूल्यांकन इज द राइट आंसर। ठीक है, नर्सिंग मूल्यांकन के द्वारा हम डाटा को संग्रहित करते हैं और उससे हम जानते हैं कि मरीज को क्या ज़रूरी है। समझ गए, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 14 नंबर है, पेट की दीवार पर कृत्रिम उद्घाटन के माध्यम से सीधे पेट में रखी गई एक फीडिंग ट्यूब को क्या कहा जाता है? देखिए आपको पता होगा, ठीक है, कि पेट में एक छिद्र करके अगर कोई सीधा मुंह से जो है तरल या पदार्थ, कोई पदार्थ लेने में असमर्थ हो तो उसे पेट में एक छिद्र सर्जिकल करके ट्यूब डाल दिया जाता है और इसी के द्वारा जो है वह व्यक्ति अपना सब चीज़ करता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बताना है। नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, नोसोडियोनेडल ट्यूब कहते हैं, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब कहते हैं, जीजनोस्टोमी कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब कहते हैं, पेट में जो ट्यूब डाला जाता है, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विषाक्त बिलिरुबिन के असमान स्तर के संचरण के कारण होने वाली मस्तिष्क क्षति को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मस्तिष्क में टॉक्सिसिटी बिलिरुबिन, मतलब विषाक्त विषैला बिलिरुबिन के असमान स्तर का सर्कुलेशन के कारण होने वाले मस्तिष्कीय क्षति को क्या कहा जाता है? सीधा सीधा कहने का मतलब है
कि मस्तिष्क में बिलिरुबिन के असमान स्तर के संचरण होने से मस्तिष्क में जो क्षति होता है उसे क्या कहा जाता है? पीलिया, आइसोयूमिनाइजेशन, कर्निकटेरस, सेफ्लोहेमाटोमा। तो आपको मैं बता दूं माय डियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कर्निकटेरस जो होता है ब्रेन में बिलिरुबिन के असमान संचरण के कारण होने वाला एक रोग होता है। 16 नंबर है सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा द्वारा सड़न रोकने के लिए होने वाली स्थिति में चीरा लगाकर बनाया गया घाव क्या कहलाता है? यहाँ पे कह रहा है कि शल्य सर्जरी के द्वारा घाव को सड़ने से रोकने वाली स्थिति में जो चीरा लगाकर बनाया गया जो घाव होता है वह कौन सा घाव होता है? पंचर घाव, साफ घाव, चोट इंजरी वाला या संक्रमित घाव। तो इस प्रकार के जो घाव होते हैं वह साफ घाव ही होते हैं जिसको चीरा लगाकर जो है सड़ने से बचाया जाता है। ठीक है, आगे है 17 नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपने सामने। 17 नंबर प्रश्न में कहता है कि देख लीजिए माय डियर, यहाँ पे चिकित्सा आपातकाल के मामले में सहमति, देख लीजिए सहमति का प्रकार, जहां डॉक्टर उन रोगियों का आपातकालीन उपचार शुरू करते हैं जो सूचित सहमति नहीं दे सकते हैं और जिनके लिए ऐसे निर्णय लेने के लिए कोई तत्काल परिवार नहीं पहुंच सकता है। देखिए कह रहा है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, उसके साथ न कोई परिवार है, मरीज के साथ न कुछ है, और डॉक्टर आपातकालीन उपचार शुरू करते हैं जो सूचित सहमति नहीं दे सकते हैं। मतलब उनके साथ कोई है ही नहीं, कोई व्यक्ति है अनजान कहीं पर एक्सीडेंट कर गया, उसके साथ कोई अपना नहीं है, तो कोई आसपास के व्यक्ति ला के उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करेगा, तो डॉक्टर को तो आपातकालीन उपचार करना है। ठीक है, और वहाँ पे कोई रिटेन कंसल्ट देने के लिए है नहीं उसका अपना आदमी, जिनके लिए ऐसे निर्णय लेने के लिए कोई तत्काल परिवार नहीं पहुँच सकता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? ठीक है, देखिए निहित, अनुपस्थिति, प्रक्रिया, लिखित सूची, सहमति। आपको यह निहित करना पड़ता है। ठीक है, ट्रीटमेंट तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई व्यक्ति नहीं है तो आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें निहित कर देते हैं कि हाँ इसके पास कोई नहीं है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट जो है शुरू किया जा रहा है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, ये हो गया आपका 17 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए, यह तंत्रिका सुनने और संतुलन बनाए रखती है। वह कौन सा तंत्रिका है, नर्व है, जो सुनने और संतुलन, बैलेंस और सुनने दोनों के लिए जो है संतुलन बनाए रखता है? कौन सा है? वेस्टिबुलोकोक्लियर, वेगस, चेहरे का, ट्रोक्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेस्टिबुलोकोक्लियर जो होता है तंत्रिका सुनने और संतुलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 19 नंबर है शारीरिक गतिविधियां, अच्छा पोषण, परिवार नियोजन, तनाव में कमी, हिंसा की अनुपस्थिति क्या है? जीवन शैली कारक है, शारीरिक कारक है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको अभी बताता हूँ, मानसिक कारक है, सामाजिक कारक है। तो माय डियर, ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो शारीरिक गतिविधि, अच्छा पोषण, परिवार नियोजन, तनाव में कमी, हिंसा की अनुपस्थिति, यह सब जीवन शैली का एक कारण है। ठीक है, जीवन शैली, जीवन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। ओके, एंड आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, यांत्रिक वाल्व वाले लोगों को आजीवन ये दवाएं लेनी पड़ती है। मतलब यांत्रिक वाल्व वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनको अंदर वाल्व शिफ्ट किया गया है, यह हार्ट से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। ऐसे मरीज जिनको वाल्व लगाया गया हो अलग से हार्ट में, उनको आजीवन जो है कौन सी दवा लेना पड़ता है? एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीकोगुलेंट और एंटीबायोटिक। तो जिनका यांत्रिक वाल्व लगा हुआ मरीज है उनको आजीवन एंटीकोगुलेंट दवाई लेना पड़ता है। अब एंटीकोगुलेंट किस काम आता है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से नर्सिंग क्यूज का आज दूसरा वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डेली 6 बजे आकर देखिएगा। धन्यवाद।